रही हूँ। सो हमने कौन कौन से पैरामीटर स्टडी किए थे। बेसिकली हमारा टॉपिक क्या है, इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस। हमें पता है कि जो कंडक्टर्स होते हैं वो दो टाइप के हैं। एक तो मेटल्स हैं जिनको हम इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर्स बोलते हैं, दूसरे इलेक्ट्रोलाइट्स हैं। तो ये जो इलेक्ट्रोलिटिक हम कंडक्टेंस पढ़नी है, बेसिकली हमने इलेक्ट्रोलाइट्स के साथ डील करना है, मोल्टन हो गए या एक्वस हो गए। बट पैरामीटर्स तो हमें उसके लिए स्टडी करने ही पड़ेंगे। तो हमने पैरामीटर्स, एक तो रेजिस्टेंस स्टडी की थी। रेजिस्टेंस का यूनिट क्या है, ओम्स है। एसआई यूनिट हमने ड्राइव किए थे। उसके बाद आर से इसको डिनोट करना है। रेजिस्टेंस का ऑपोजिट क्या है, कंडक्टेंस है जी। कंडक्टेंस इज 1 बाय रेजिस्टेंस, इनवर्स ऑफ रेजिस्टेंस। तो इसके यूनिट क्या हो जाएंगे, ओम इनवर्स। ठीक है, या इसको साइमंस भी बोलते हैं या मोहोस भी बोलते हैं, यू ऑलरेडी नो। देन रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी का प्रभनुर एक और नाम था, याद है? रेजिस्टेंस। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। एंड इसको हम डिनोट किससे करते हैं मान्या? व्हाट इज द सिंबल? यस मैम, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इट इज डिनोटेड विद रो। रो, ठीक है। तो कैसे हमने इसका एक्सप्रेशन बनाया था, resistance is directly proportional to length of the conductor and inversely proportional to cross sectional area, so it will be equal to R is equal to rho L by A. R क्या है, resistance, rho is the resistivity or specific resistance, L is length of the conductor, A is the cross section area. ओके, तो यूनिट्स क्या बनेंगे रो के, ये इधर ले जाओ, ये ओम है, ठीक है। सेंटीमीटर में ले रहे हो तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये बन गया ओम सेंटीमीटर। एसआई में लेने हैं तो ओम मीटर हो जाएगा। एंड 1 ओम मीटर इट विल बी इक्वल टू 100 ओम सेंटीमीटर। एंड डिफाइन कैसे करेंगे हम रेजिस्टिविटी को, कि लेंथ 1 सेंटीमीटर है एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो जो रेजिस्टेंस होगी यहाँ पे 1 पुट करो, यहाँ पे 1 पुट करो, तो इट मीन्स रेजिस्टेंस विल ऑटोमेटिकली बी इक्वल टू रेजिस्टिविटी। तो इस तरीके से डिफाइन भी कर सकते हो। एसआई में लेना है तो 1 मीटर या 1 मीटर स्क्वायर लिख सकते हो। ओवरऑल देखो, एक चीज़ और बताना चाहती हूँ, तुमको याद होगा 1 ml इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर क्यूब होता है। अब एरिया हमने 1 सेंटीमीटर स्क्वायर रखा है एंड लेंथ हमने 1 सेंटीमीटर रखी है। तो ओवरऑल वॉल्यूम देखा जाए, जो भी तुम यूज़ कर रहे हो, लाइक कंडक्टर यूज़ कर रहे हो मान लो कोई, तो कितना उसका वॉल्यूम होना चाहिए, 1 सेंटीमीटर क्यूब। 1 सेंटीमीटर क्यूब का कंडक्टर है तो उसकी जो रेजिस्टेंस है दैट विल ऑटोमेटिकली बी इक्वल टू रेजिस्टिविटी। बट हमने डील किसके साथ करना है, इलेक्ट्रोलाइट्स के साथ डील करना है। तो इलेक्ट्रोलाइट जैसे मान लो NaCl का तुम्हारे पास एक्व सॉल्यूशन है, NaCl का एक्व सॉल्यूशन है एंड इसकी हम क्या देखना चाहते हैं, इसकी हम देखना चाहते हैं कि ये कितना कंडक्ट कर रहा है, क्या कर रहा है। तो ये हम कितना ले लें, 1 ml। क्यों, क्योंकि 1 ml लिया तो इट्स ऑटोमेटिकली इक्वल टू 1 सेंटीमीटर क्यूब, या मैं कह लूँ 1 सेंटीमीटर क्यूब NaCl का मैं सॉल्यूशन ले लूँ, तो उसकी जो रेजिस्टेंस होएगी दैट विल ऑटोमेटिकली बी इक्वल टू रेजिस्टिविटी। ये चीज़ भी ध्यान में रखनी है। अब मैं धीरे धीरे इस पे क्यों आ रही हूँ, क्योंकि हमने इलेक्ट्रोलाइट्स के साथ डील करना है। फोर्थ पैरामीटर का नाम क्या था, कंडक्टिविटी। पिया कंडक्टिविटी का सिंबल याद है बेटा, इट इज कैपा। कंडक्टिविटी का सिंबल का नाम होता है कैपा, इसको ऐसे डिनोट करते हैं। तो ये कैसे हम डिफाइन करते हैं, इसी को यूज करके कर सकते हैं। कैपा इज इक्वल टू 1 बाय रो। रो क्या है, रेजिस्टिविटी, ये उसका इनवर्स है। जैसे कंडक्टेंस रेजिस्टेंस का इनवर्स है, कंडक्टिविटी रेजिस्टिविटी का इनवर्स है। तो एक्सप्रेशन जब भी तुमको बनाना है इसी को यूज कर लिया करो। आर की जगह मैं 1 बाय जी लिख सकती हूँ, रो की जगह मैं 1 बाय कैपा लिख सकती हूँ।
तो मेरा एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा, कैपा विल बी इक्वल टू GL/A। इसको कोई क्रैमिंग की ज़रूरत नहीं है, एक सीक्वेंस वाइज करोगे तो सारे फॉर्मूले अपने आप याद रहेंगे। ठीक है, जैसे मैंने बनाया वैसे बना के अपने माइंड में रखना, न्यूमेरिकल्स में इसकी खूब ज़रूरत पड़ेगी। कैपा इज इक्वल टू GL/A। अब इसको भी डिफाइन करना आना चाहिए। कैपा क्या होता है निखिलेश, कैपा क्या है? कैपा इज कंडक्टिविटी। जशन जी क्या है? जी इज द कंडक्टेंस। वही बात है कि मैं लेंथ 1 सेंटीमीटर ले रही हूँ, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 सेंटीमीटर स्क्वायर ले रही हूँ, या मैं बोल लूँ कि मैं सॉल्यूशन ले रही हूँ इलेक्ट्रोलाइट का 1 ml। ये बहुत ज़्यादा यूज़ होना है स्पेसिफिकली अभी जो समझा रही हूँ कि इलेक्ट्रोलाइट तुम 1 ml ले लो, 1 ml उसका सॉल्यूशन ले लो, तो उसकी जितनी भी कंडक्टेंस होगी दैट विल बी इक्वल टू कैपा। यहाँ 1 पुट किया, यहाँ 1 पुट किया, इट मीन्स कैपा इज इक्वल टू G। तो मैं क्या बोल सकती हूँ, मैं बोल सकती हूँ कंडक्टेंस, कंडक्टेंस क्यों लिखा है मैंने G, कंडक्टेंस ऑफ 1 ml सॉल्यूशन, naturally electrolytic solution, conductance of 1 ml electrolytic solution is called conductivity। होता क्या है जब हम बार बार ये यूज करते हैं ना, रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी, कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी, तो माइंड में कंफ्यूजन होने लगती है कि कंडक्टेंस क्या था, कंडक्टिविटी क्या था। तो इसीलिए ये फॉर्मूलेस की हेल्प से याद रखना है कि जी कंडक्टेंस है, कैपा कंडक्टिविटी है। बराबर किसके लिए होंगे, इफ यू टेक द इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन 1 ml। ये सारा हम लोग कर चुके। ओके, मोर ओवर इसके यूनिट्स क्या करोगे, कैपा के यूनिट्स क्या करोगे, जी के यूनिट क्या है, ओम इनवर्स, सेंटीमीटर इनवर्स। इसका सेल कांस्टेंट होता है ये L/A, इसको सेल कांस्टेंट बोलते हैं, और जी स्टार से डिनोट किया जाता है समटाइम्स। और SI में लेना है ओम इनवर्स, मीटर इनवर्स। आगे बात समझ में? अच्छा, अब ये देखो, मान लो मैं तुमको बोलूं ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स है, इसको ओम इनवर्स मीटर इनवर्स में चेंज करना है, तो कितना आएगा? सेंटीमीटर इनवर्स का मतलब क्या है, नीचे गया सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर को मैं ऐसे लिख सकती हूँ, इतना मीटर होगा, तो ये ऊपर ले जाओ, तो क्या बन गया, 100 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। तो ये भी बताना चाहिए 1 सेंटीमीटर 1 ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स इज इक्वल टू 100 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। ठीक है, ये 4 हमारे पैरामीटर्स हो गए, 2 हम अभी और करेंगे, तो वो मैं लिखने लगी हूँ अभी। कुछ ना क्लियरिटी हो तो प्लीज आस्क। सो 5th वन इज मोलर कंडक्टिविटी। इसका बेटा देखो चाहिए तो डायरेक्ट फॉर्मूला, ठीक है, फॉर्मूला कैसे ड्राइव होगा वो मैं तुम लोगों को बता दूंगी, मतलब ड्राइव कैसे होगा वो बोर्ड में नहीं आएगा, बट कंसेप्चुअल नॉलेज स्ट्रॉन्ग होगी तभी तुम क्रैक कर पाओगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम। इसलिए फॉर्मूला कैसे बना है मैं समझा ज़रूर दूंगी, बट मान लो किसी को अक्खा लग रहा है तो आप सिर्फ फॉर्मूला भी ध्यान में रख सकते हो। तो मोलर कंडक्टिविटी या मोलर कंडक्टेंस भी बोल देते हैं, वो एक ही बात है जब मोलर वर्ड आ जाता है। ये वर्ड साइमल्टेनियसली यूज हो जाते हैं। इसका सिंबल ये होता है, वैसे ये लैम्डा नहीं है, लैम्डा एक्चुअल में ऐसे होता है, बट एक तरीके का लैम्डा ही है, तो इसको लैम्डा एम बोल देते हैं, या कैप एम भी बोल देते हैं, एम फॉर मोलर कंडक्टिविटी। अब ये होती क्या है, लेट्स सी, इट इज मोलर कंडक्टेंस इज it is the conductance of 1 mole electrolytic solution। ये चीज़ है। अब इसका मतलब क्या है,
कहता हम कोई भी सॉल्यूशन ले लें, जैसे सिंपलेस्ट के लिए NaCl ही रख लेते हैं। NaCl का हमने एक्वा सॉल्यूशन ले लिया, ठीक है। ये बीकर है, इसमें NaCl का एक्वा सॉल्यूशन पड़ा है। अब कोई ना कोई आयंस होंगे, वाटर है तो आयंस बन गए, सोडियम के आयंस, क्लोराइड के आयंस बन गए, तो वो आयंस के कारण कुछ कंडक्टेंस होगी। उस कंडक्टेंस को हम मोलर कंडक्टेंस या मोलर कंडक्टिविटी कब बोलेंगे, जब ये डिफाइंड हो कि उतना सॉल्यूशन लेना है जिसमें NaCl 1 मोल प्रेजेंट होगा। ये डिफाइंड है, NaCl का अमाउंट कितना होना चाहिए, इट शुड बी 1 मोल। वो जितना सॉल्यूशन होगा, उस सॉल्यूशन की जितनी जी होगी, जितनी कंडक्टेंस उसकी होगी, उसको हम लैम्डा एम बोलते हैं। कैसे आओ समझाती हूँ। सपोज करो, लेट अस सपोज molarity of solution is capital M. molarity of solution is capital M. कि जो तुमने NaCl का सॉल्यूशन लिया, हम मान लेते हैं कि उसकी मोलैरिटी कैपिटल M है, ठीक है। अच्छा, अब मोलैरिटी का तुमको मतलब समझा रखा है। क्या होता है मोलैरिटी का बेसिक डेफिनेशन, क्या मैं बोल सकती हूँ, इसमें M मोल सॉल्यूट इन 1 लीटर सॉल्यूशन, यही मतलब होता है मोलैरिटी का। जैसे हम बोल देते हैं कि 2 मोलर सॉल्यूशन है, क्या हमने सीखा हुआ है कि 2 मोल सॉल्यूट है 1 लीटर सॉल्यूशन में। मैंने बोल दिया कि मोलैरिटी M है, तो M मोल सॉल्यूट है 1 लीटर सॉल्यूशन में, ठीक है। अब देखो, M moles are present in 1 liter solution. M मोल 1 लीटर में, 1 मोल कितने वॉल्यूम में होगा, 1/m लीटर में। 1 मोल जो तुम्हारा सॉल्यूट है, सॉल्यूट हमारा क्या इलेक्ट्रोलाइट है, 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट कितने वॉल्यूम में होगा, 1/m लीटर में। अब तुमको पता है कि 1 लीटर 1000 ml के बराबर होता है, या 1000 सेंटीमीटर क्यूब भी लिख सकती हूँ। तो मैं इसको ये भी लिख सकती हूँ 1000/m in ml। एक बार मैं सम अप कर देती हूँ दोबारा, फिर आगे चलूंगी। मोलर कंडक्टेंस क्या है, कोई भी इलेक्ट्रोलाइट जब 1 मोल प्रेजेंट होता है तो वो कितने सॉल्यूशन में होगा, वो जो सॉल्यूशन होगा जिसमें इलेक्ट्रोलाइट 1 मोल है, उस सॉल्यूशन की कंडक्टेंस को मोलर कंडक्टिविटी बोलते हैं, लैम्डा एम से दिखाते हैं। अब एक्सप्रेशन कैसे निकालना है, हमने मान लिया कि NaCl का हमने सॉल्यूशन लिया जिसकी मोलैरिटी M थी। M मोलैरिटी का मतलब क्या है कि उसमें M मोल इलेक्ट्रोलाइट है 1 लीटर सॉल्यूशन में, तो 1 मोल कितने सॉल्यूशन में होगा, 1/m लीटर में, या कह लो 1000/m ml में। यहाँ तक कोई डाउट क्लियर है, ये चीज कैसे निकाली मैंने? यस मैम। तो ये मेरे पास क्या आ गया, बेसिकली ये मेरे पास वॉल्यूम आ गया। वॉल्यूम ही है ना, किसका वॉल्यूम है, सॉल्यूशन का वो वाला वॉल्यूम है जिसमें 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट है। अब देखो, अभी तुमको कैपा रिवाइज कराया था, कैपा इज इक्वल टू GL/, तो मैंने क्या बोला था, कैपा क्या होता है, कैपा इज कंडक्टेंस ऑफ 1 ml सॉल्यूशन। किया था ना अपन ने, ये 1 है, ये 1 है, तो 1 ml सॉल्यूशन लेंगे तो उसकी जितनी भी कंडक्टेंस है उसको कैपा बोलते हैं। तो 1 ml सॉल्यूशन की कंडक्टेंस, 1 ml सॉल्यूशन कंडक्टेंस इज कैपा। तुम्हारे पास कितना सॉल्यूशन है, तुम्हारे पास है 1000/m ml सॉल्यूशन, इसकी कंडक्टेंस किसके बराबर हो जाएगी, कैपा इंटू 1000/m। अब तुमको पता है कि इतने ml सॉल्यूशन की कंडक्टेंस को ही हम लैम्डा एम बोलते हैं, मोलर कंडक्टिविटी। आ गया फॉर्मूला, ये यूज होना।
एक बार और, अब जो जो चाहिए मैं वो रख देती हूँ, बाकी आप हटा देते हैं। दोबारा सुनना, जैसे जैसे मैं बोलूंगी अपने अंदर जाने देना। मोलर कंडक्टेंस क्या है? एक मोल इलेक्ट्रोलाइट जितने सॉल्यूशन में होगा उसकी कंडक्टेंस को मोलर कंडक्टेंस बोलते हैं। एक मोल NaCl जितने सॉल्यूशन में होगा उसकी कंडक्टेंस को मोलर कंडक्टेंस बोलते हैं। हमने बीकर में NaCl का सॉल्यूशन लिया, उसकी मोलैरिटी हमने सपोज कर ली कंसंट्रेशन जिसको बोलते हैं M है। M मोलैरिटी का मतलब M मोल 1 लीटर में है, या कह लो M मोल 1000 ml में है। तो डेफिनेशन बोलती है एक मोल कितने वॉल्यूम में है भाई? 1/m में या 1000/ml में। एंड वी नो 1 ml की कंडक्टेंस को कैपा बोलते हैं, तो इतने ml की कंडक्टेंस को ये बोलेंगे, तो इसी को हमने लैम्डा एम बोला है। तो दिस इज द फॉर्मूला। अगेन वी मस्ट नो कि सिंबल्स का मीनिंग क्या है। लैम्डा एम मोलर कंडक्टेंस, कैपा कंडक्टिविटी, एम मोलैरिटी। लिख लेना यहाँ पे, ये फॉर्मूला याद रख लेना। मोलर कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी, कैपा क्या है भाई? कंडक्टिविटी, यहाँ क्या बोलते हैं? स्पेसिफिक कंडक्टेंस। एम क्या है? मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, ये फॉर्मूला यूज होना है। अब मुझे आप लोग क्या लैम्डा एम के यूनिट बता सकते हो? सोचो जरा ढंग से खुद से, कैपा के यूनिट क्या होते हैं? कौन बताएगा? पढ़ लो भाई चैप्टर, अब ये शुरू कर दो, आज वेंसडे हो गया, टेस्ट का दिन भी आने ही वाला है। ओम इनवर्स मीटर। हाँ, ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स लेंगे, वो भी रख सकते हो SI में। मैं आपको एक चीज सिखा रही हूँ, फिर आप जैसे भी न्यूमेरिकल होगा उसके अकॉर्डिंग बदल लेना। तो ये कैपा के यूनिट रख लिए मैंने, ठीक है। अब ये देखो, हमने ml में ले रखा है, या ml और सेंटीमीटर क्यूब बराबर है ना बेटा, तो हमने इसको सेंटीमीटर क्यूब में बदल दिया था, तो था, और नीचे क्या आ गया? मोल। बेसिकली यू नो मोलैरिटी के यूनिट मोल पर लीटर होते हैं ना, वही डाला मैंने। मोल रह गया, लीटर ऊपर चला गया, लीटर सेंटीमीटर क्यूब के बराबर है, तो नेट क्या बचेगा? ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। तो ये यूनिट हो गए तुम्हारे लैम्डा एम के। यूनिट्स आर क्वाइट इम्पॉर्टेंट, जब भी न्यूमेरिकल होगा यूनिट लिखने हैं, नहीं तो मार्क्स कटेंगे। सो ये 4th पैरामीटर था मोलर कंडक्टिविटी, सॉरी 5th। अब लास्ट बचा, लास्ट इज द इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी 6 है टोटल, कुछ भी नहीं है। देखो, रेजिस्टेंस, कंडक्टेंस, रेजिस्टिविटी, कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। ये दोनों बहुत मिलते जुलते हैं। देखो, तो इक्विवेलेंट, आपने इक्विवेलेंट पढ़ रखा होगा कि इक्विवेलेंट क्या होता है ना, वहीं से बना। तो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी क्या है? इट इज कंडक्टेंस ऑफ वन इक्विवेलेंट। तुमको पता है इसको ग्राम इक्विवेलेंट भी बोलते हैं। इट इज द कंडक्टेंस ऑफ वन इक्विवेलेंट या 1 ग्राम इक्विवेलेंट इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। मतलब वही कहानी है कि NaCl ही रख लेते हैं। NaCl का सॉल्यूशन लिया, इसकी नॉर्मेलिटी n है, आती है ना बेटा नॉर्मेलिटी, पढ़ी थी हमने। नॉर्मेलिटी सपोज करो इसकी n है, ठीक है। अच्छा, नॉर्मेलिटी का मतलब क्या था? मैं कोई बोल दूं कि 2 नॉर्मेलिटी है, सपोज आई से माई सॉल्यूशन इज 2 नॉर्मल, तो व्हाट इज द लिटरल मीनिंग ऑफ दैट? व्हाट शुड आई से? आई शुड से 2 ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट in 1 liter solution,
तो मैंने रख ली नॉर्मेलिटी n, तो मैं क्या बोलूँगी, n ग्राम इक्वलेंट्स या n इक्वलेंट्स ऑफ सॉल्यूट का नाम इलेक्ट्रोलाइट है यहाँ पे, n ग्राम इक्वलेंट इलेक्ट्रोलाइट आर प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन। n इक्वलेंट इलेक्ट्रोलाइट के 1 लीटर सॉल्यूशन में, तो एक इक्वलेंट इलेक्ट्रोलाइट का कितने सॉल्यूशन में होगा, 1/n लीटर में या 1000/n ml में। तो इक्वलेंट कंडक्टिविटी क्या होता है, जैसे पीछे करके आए हो, मोलर कंडक्टिविटी क्या था, वो सॉल्यूशन की कंडक्टेंस जिसमें 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट है, ऐसे ही वो सॉल्यूशन की कंडक्टेंस जिसमें एक इक्वलेंट इलेक्ट्रोलाइट है। इलेक्ट्रोलाइट का अमाउंट फिक्स है, इफ द इलेक्ट्रोलाइट इज 1 इक्वलेंट, वो कितने सॉल्यूशन में है, उस सॉल्यूशन की कंडक्टेंस को इक्वलेंट कंडक्टिविटी बोलते हैं। ठीक है, n इक्वलेंट 1 लीटर में थे, एक इक्वलेंट डेफिनेशन बोलती है तो वो इतने में होगा। अब हमें पता है कि कंडक्टेंस ऑफ 1 ml इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन, क्या बोलते हैं इसको, कैपा। वही दोबारा रिवाइज करते हैं, कैपा इज GL/1 ml टोटल, मतलब वॉल्यूम 1 ml है तो कैपा जी होता है, मतलब कंडक्टेंस ऑफ 1 ml इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन कैपा है, एंड कंडक्टेंस ऑफ इतना, कितना, 1000/n ml इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन की कंडक्टेंस कितनी होगी, कैपा इंटू 1000/n। इसी को बेटा जी क्या बोलते हैं, इसी को इक्वलेंट कंडक्टिविटी बोलते हैं। बन गया फॉर्मूला, ठीक है। एग्जैक्टली देखो, मोलर कंडक्टेंस में मोलैरिटी यूज करते हैं, इक्वलेंट कंडक्टेंस में नॉर्मेलिटी। फॉर्मूला याद रख लेना, इक्वलेंट कंडक्टेंस, स्पेसिफिक कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी, नॉर्मेलिटी। इज इट क्लियर? नाउ यूनिट्स निकालो जरा, यूनिट्स निकाल के बता सकते हो, प्लीज डू योरसेल्फ। पढ़ना शुरू कर दो, फिर बोल रही हूँ ये चैप्टर। मैं तुमको एक असाइनमेंट भी भेजूंगी ग्रुप में, जितना भी हो गया उसके कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सको, ताकि I'm waiting for your answers, then I'll start practicing numericals. पीछे करना, पिछली स्लाइड क्यों पीछे करूँ, नोट नहीं किया, मैं नहीं करती पीछे। निकालो खुद से। कैपा के क्या थे, ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर। हाँ बिल्कुल, इसका सेंटीमीटर क्यूब था, नीचे ग्राम इक्वलेंट आ जाएगा। नॉर्मेलिटी के की यूनिट होंगे ने ग्राम इक्वलेंट पर लीटर होंगे ना, तो इक्वलेंट नीचे रह गया, ऊपर लीटर चल गया, लीटर आप ml ले आता है, बन जाएगा। सो इट विल बी ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम इक्वलेंट, या पर इक्वलेंट भी करना लिख सकते हो। ठीक है, तो 6 आपके पैरामीटर्स खत्म होते हैं, ये वाले। मतलब आपको ऐसे माइंड में जैसे बोलते हैं ना, पेस्ट कर लेना है इनके फॉर्मूलेज और इनके कंसेप्ट्स। चलो क्वेश्चन लिखो जरा। एनसीईआरटी के 2 सॉल्व्ड एग्जांपल्स हैं, मैं वही ले रही हूँ, 3.4 है। लिख ले मेरे साथ साथ, मैं शॉर्ट में लिखूंगी बेटा, पूरा नहीं लिखूंगी। रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टिविटी सेल, ये ऑपरेटर्स होता है, करेंगे अपन। कहता है रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टिविटी सेल filled with 0.1 mole per liter KCl solution is 100 moles. If the
resistance of same cell when filled with 0.02 mole per liter. KCl solution is 520 ohm. Calculate the conductivity. पेपर्स ना बेटा सिंबल नहीं दिते होने उन्हें, ठीक है? ताई मैं सिंबल जान के लिख नहीं रही ताकि तुहानू खुद पता चल जाए. Calculate the conductivity and molar conductivity of 0.02 mole per liter KCl solution. Last line. The conductivity of 0.1 mole per liter KCl solution is 1.29 Simon per meter. Yes. ट्राई करो जरा, डाटा बनाओ. क्वेश्चन लिख लो बेटा, मैं फिर अगले पेज पे चलती हूँ. Should I start? मैम एक मिनट. मैं शुरू कर रही हूँ अब, ठीक है? देखो क्या बोल रहा है. पहली लाइन क्या थी? रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टिविटी सेल. कोई सेल है, कंडक्टिविटी सेल है, उसमें KCl भरा हुआ है विद 0.1 मोल पर लीटर. मतलब उसकी मोलैरिटी दी है 0.1 है, ठीक है? मोल पर लीटर पता है मोलैरिटी होता है. उस केस में कहता रेजिस्टेंस 100 ओम थी. आगे क्या बोलता है? इफ रेजिस्टेंस ऑफ द सेम सेल. सेल मतलब बेटा सेम जब होता है ना, सेम सेल मतलब ऑपरेटर्स सेम है. अच्छा मैं आपको एक बात बताती हूँ. सेम सेल का मतलब जब भी लिखेगा ना, उसका मतलब होता है सेल कांस्टेंट सेम है. सेल कांस्टेंट क्या होता है जी? L/A, है ना? अब ऑपरेटर्स को सेम रख रहा है तो लेंथ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन तो सेम ही रहेगा. तो सेम सेल जब लिखेगा तो इनडायरेक्टली बताना चाह रहा है सेल कांस्टेंट सेम है. तो आगे बोलता है इफ रेजिस्टेंस ऑफ सेम सेल व्हेन फिल्ड विद 0.02 मोल पर लीटर. मोलैरिटी बदल दी, KCl का सॉल्यूशन रखा बट कंसंट्रेशन बदल दी. उस केस में बोलता रेजिस्टेंस इतनी है, 520 ओम्स है. आगे बोलता है कैलकुलेट द कंडक्टिविटी. कंडक्टिविटी क्या होता है भैया? सिंबल क्या था? ओके. कैपा. यस, कैपा निकालना है और लैम्डा m निकालना है. ऑफ 0.02 इधर लिखना है भाई. कब निकालनी है ये दोनों? जब मोलैरिटी 0.02 थी. आगे लास्ट लाइन कंडक्टिविटी फिर कैपा दी है. कब कैपा अब दे रखी है? 0.1 वाले की कैपा दे रखी है. कितनी है? इतनी है. ऐसे लिख लोगे तो ठीक है. ये नहीं तो कंफ्यूजन बहुत तकड़ी वाली होने वाली है, क्योंकि कंसंट्रेशन में आपको उलझाने की कोशिश कर रखी है इसमें. तो कंसंट्रेशन बदलती है तो ये सारी वैल्यूज चेंज होती हैं, बट सेल सेम है तो सेल कांस्टेंट सेम है. वही सारा कंसेप्ट है. अच्छा मेरी बात सुनो. निकालना क्या अपन को कैपा निकालना है ना? किसका कैपा निकालना है? इसका. तो कैपा का तुमको फॉर्मूला पता होना चाहिए. ये होता है, ठीक है? इधर वाला कैपा निकालना है तो इधर वाला जी निकालना पड़ेगा. जी क्या होता है भाई? 1/r. r तो दे ही रखा है, पहले लिख लेते हैं. तो 1/520 ये r दिया था. L/A निकालना है. L/A इधर से आ जाएगा. क्यों? क्योंकि दोनों टाइम सेल कांस्टेंट सेम था. तो एक काम करते हैं, पहले इस मीटर को सेंटीमीटर में बदल लो.
ये हो गया, बाद में नहीं तो ना फिर पंगा पड़ेगा यूनिट्स का। ये हो गया, ये इधर वाला कैपा आ गया। अब इधर वाला आर दे रखा है, कैपा इज जी एल बाय ए। अपने को एल बाय ए चाहिए, इसको मैं 1/r लिख लेती हूँ। कैपा कितना है कट लिया अपा, दिया हुआ था यूनिट बदले है मैंने। एल बाय ए निकालना है, एल बाय एक साइड रखो, 100 इधर गया तो ये आ गया 1.29, ये कट जाएगा 1.29 सेंटीमीटर इनवर्स। यहाँ तक समझे? अब ये वाला एल बाय यहाँ पे पुट करना है, तो यहाँ ये सॉल्व करोगे तो तुम्हारे पास कैपा निकल के आ जाएगा 0.02 मोलैरिटी वाला। अब कैपा निकल के आ गया तो लैम्डा एम का हमने अभी फॉर्मूला सीखा है बेटा, क्या था? कैपा इंटू 1000 बाय एम। देखो कराया था तुमको, ये रहा। अब कैपा निकाल लिया, मोलैरिटी दे रखी है, कैपा जितना भी आएगा सॉल्व कर लेना। मान लो x आया, x इंटू 1000, मोलैरिटी 0.02 है। बस क्वेश्चन सॉल्व। एंड प्लीज बी केयरफुल अबाउट द यूनिट्स। अब इसमें मिस्टेक कहाँ पे हो सकती है कि तुम मीटर का मीटर रख लो, बाकी सारा यही करते रहो, फिर गलत हो जाएगा। क्योंकि हमने एक बना लिया सेंटीमीटर वाला, तो उसी को लेके चलो। ऐसा नहीं है कि तुम मीटर में नहीं कर सकते, फिर इधर भी सारा चेंज करना पड़ेगा फॉर्मूला में भी। तो एक चीज कांस्टेंट रख लो, इसको चेंज कर लिया मैंने, बाकी सारा वही रख लिया। अब जो तुम्हारा कैपा आएगा इसके यूनिट्स क्या होंगे? एक्स की मतलब जो भी वैल्यू आएगी ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। और ये जो सॉल्व करोगे इसके यूनिट्स क्या होंगे? क्या निकाले थे अपन ने? ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। दैट्स इट। एनी डाउट्स? मैं जो वैल्यू निकाल लिया कैपा के नीचे जी एल बाय ए, हाँ हाँ, ये 1 मोल की है। नहीं नहीं, कैपा 1 ml के लिए होती है ना बाय डेफिनेशन, बट यस कैपा तब मैम। जी के बराबर होगी जब वो सॉल्यूशन 1 ml है। बट यहाँ पे हमें क्या पता, हम तो कैपा निकाल रहे हैं, वो तो हम डिफाइन करते हैं ना कि कैपा उस सॉल्यूशन की जी होती है जब सॉल्यूशन 1 ml लेना। ठीक है मैम। ठीक है बेटा, सबको क्लियर है? यस मैम। हरगुन तुम लेट आए हो बेटा, तो ये रिकॉर्डिंग सुन लेना, ठीक है? ओके मैम। पिछले लेक्चर की सुन ली थी? मिस किया था तुमने? मैम लास्ट थोड़ी जी रहती है, बाकी सुन ली से। ट्राई किया करो कि कम से कम क्लासेस मिस हो, फिर वो हो जाता है, टाइम लगता नहीं है तो सुन नहीं पाते हो, फिर अगला ओके लेक्चर। मैम। हाँ लिखो बेटा, अगला क्वेश्चन लिखो। एक और एग्जांपल दे रखी है, लेट्स प्रैक्टिस दैट। द इलेक्ट्रिकल हमारा हाफ चैप्टर हो गया है, ये हाफ से ज़्यादा ही। द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ अ कॉलम ऑफ, अच्छा आपको याद है ना कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज और वैन हॉफ फैक्टर भी आना है इस बार टेस्ट में, रिवाइज कर लेना। 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ाई थी, कौन कौन सी याद है कुछ? relative lowering in vapor pressure, elevation in boiling point, depression in freezing point and osmotic pressure। उन सभी के फॉर्मूलेज, उनके न्यूमेरिकल्स, और फिर वैन हॉफ फैक्टर किया था हमने, करेक्शन फैक्टर जिसको बोलते हैं। नोट्स पढ़ लेना और न्यूमेरिकल जो करा रखे हैं उसको प्रैक्टिस कर लेना। वैन हॉफ फैक्टर में अल्फा निकालना भी सीखा था, आई निकालना भी सीखा था, उनका रिलेशनशिप भी था डिसोसिएशन के लिए, एसोसिएशन के लिए। ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। और क्या आना है, जितना फ्राइडे तक ये चैप्टर हो जाएगा। मैं क्वेश्चन लिख रही हूँ, तुम लोग जरा खुद से ट्राई करो। 2 मिनट का टाइम देती हूँ, फिर डिस्कस करूँगी। डाटा बना लेना। चलो
जो पिछले क्वेश्चन थे इसके तुमको दिया था मैंने 2 पार्ट्स, इसका क्या सीन है? नो डाउट्स? लेट मी चेक. रेजिस्टेंस दे रखी है और जो ऑपरेटर्स है, एक कॉलम ऑपरेटर्स है, उसका डायामीटर दिया है और उसकी लेंथ दी है, मोलैरिटी दी है, तुमको रो निकालना है, कैपा निकालना है, लैम्डा एम निकालना है. ओके, नाउ आई एम स्टार्टिंग द न्यू मीटिंग विद द सेम आईडी, प्लीज ज्वाइन दैट. तो बेटा देखो क्या क्या दिया, NaOH का सॉल्यूशन की मोलैरिटी दी है और वो कॉलम था एक, ठीक है, ऐसा सिचुएशन है, इसमें NaOH का सॉल्यूशन है और उसका डायामीटर दे रखा है कितना, 1 सेंटीमीटर, और उसकी लेंथ, तो इसकी लेंथ दी है तुमको 50 सेंटीमीटर एंड रेजिस्टेंस इन दिस सिचुएशन इज 5.55 इंटू 10 पावर 3 ओम. रो निकालना है, कैपा निकालना है और लैम्डा एम निकालना है. कौन बताएगा भाई? जशन तुम बताओ मुझे. बेटा अपना माइक ठीक कराओ, एक तो लिख के कैसे बताओगे? चलो मान्या तुम बताओ, कैसे रो कैसे निकालें, क्या फॉर्मूला होता है? रो का मैम L/A. रो का फॉर्मूला L बाय है. हाँ, R इज इक्वल टू रो L बाय ए, ये फॉर्मूला. तो मुझे रो चाहिए, तो R इंटू ए बाई एल. रेजिस्टेंस तो दे ही रखी है. किसी ने निकाला एरिया? एरिया क्या होता है? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन. तो कॉलम का क्रॉस सेक्शन एरिया कितना बनेगा? पाई आर स्क्वायर. समझ रहे हो? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होता है ये एरिया. तो कॉलम है, ऊपर तो सर्कल ही है, तो पाई दी वैल्यू पता है ਤੁਹਾਨੂੰ. आर कितना हो जाएगा? रेडियस दा हाफ. सेंटीमीटर जी रहने दो, ये आ जाएगा एरिया की वैल्यू. अब कैलकुलेशन तुम खुद करोगे. एल डायरेक्टली 50 सेंटीमीटर में ही है, तो यूनिट्स का यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं है. तो लेंथ एरिया पुट किया, पाई इंटू 0.5 का स्क्वायर अपॉन 50. इसको सॉल्व कर लेना, यू विल गेट रो. निखिलेश, रो के यूनिट क्या होंगे? जो आंसर निकालोगे, व्हाट विल बी यूनिट्स निखिलेश? प्लीज रिप्लाई मी. बेटा आर के यूनिट क्या होते हैं? ओम. एरिया के सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर तो कट के क्या बचा? ओम सेंटीमीटर. ठीक है, ऐसे निकालना. अब देखो रो आ गई, तो कैपा क्या करोगे? पिया, रो आ गया तो कैपा कैसे निकलेगा? 1 बाय रो. 1 by रो. सिंपल, इनवर्स कर देना. यूनिट क्या होंगे? ओम इनवर्स, सेंटीमीटर इनवर्स. जो दे यूनिट, यस, जो इसके यूनिट थे रिवर्स हो जाएगा. अक्षित, लैम्डा एम कैसे निकलेगा? व्हाट इज द फॉर्मूला? kappa into 1000 by m. You have the kappa value, you have the molarity value, just put the value and find it. Piyush, can you tell me the units of lambda m?
यस, लैम्डा एम के यूनिट्स, कैपा के यूनिट्स क्या हैं? ओम इनवर्स, सेंटीमीटर इनवर्स, यहाँ से आ गया था सेंटीमीटर क्यूब, ये मोल था, तो क्या बचे थे? ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। ओके, इस टाइप के बेटा क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। और अच्छा, मैंने मीटिंग चेंज कर दी, उसमें आपका होमवर्क लिखा था, 1 मिनट दोबारा देखने दो। ये 2 क्वेश्चन कर लेना एनसीईआरटी बैक एक्सरसाइज के, इसके साथ रिलेटेड है जो हमने अभी न्यूमेरिकल किया। प्लीज़ ये साथ साथ कर लिया करो जो क्वेश्चन देती हूँ, ताकि आप अगले लेक्चर में उसके डाउट पूछ सको। काम को पाइल अप मत किया करो। अब एक छोटा सा थ्योरेटिकल टॉपिक डिस्कस करना है हमने, बहुत आसान है, मेजरमेंट। तुम लोगों ने व्हीटस्टोन ब्रिज पढ़ा है क्या फिजिक्स में? तुमको तो ज़्यादा आना चाहिए भाई, मेरे से पढ़ा होगा ना व्हीटस्टोन ब्रिज, जिसमें हम अननोन रेजिस्टेंस फाइंड करते हैं। बोलो। एडवांस लेवल पे नहीं किया, हाँ, बेसिक तो सिर्फ आता है ना कैपेसिटेंस का किया। उसका, वो तो आता है ना कि कैसे ऐसे बना होता है, बस उतना ही चाहिए, कोई बात नहीं। इसमें तुमको थोड़े से कंसेप्ट्स बताने हैं कि प्रैक्टिकली लैब वगैरह में कैसे मेजर करते हैं। हम डील किसके साथ कर रहे हैं? हम इलेक्ट्रोलाइट्स के साथ डील कर रहे हैं। वही सिचुएशन है कि आपके पास कोई सॉल्यूशन है, कोई इलेक्ट्रोलाइट का NaCl, KCl, कुछ भी है आपके पास, ठीक है। उसकी आपको कंडक्टेंस चाहिए, उसकी आपको स्पेसिफिक कंडक्टिविटी चाहिए, मोलर कंडक्टिविटी चाहिए और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी चाहिए। नाउ सी, अब ये चीज़ें निकालनी तो बहुत आसान है। लैम्डा एम तो निकल ही जाएगा फॉर्मूला से, मोलैरिटी तो पता ही होती है। एम क्या है? सॉल्यूशन है, कोई भी NaCl का ही ले लो, आपको सॉल्यूशन है। तुमको कोई सॉल्यूशन पकड़ा दिया, तुम लैब में हो, वो बोले कि तुमको उसकी जी निकालनी है। टीचर पूछ रहा है भाई कंडक्टेंस निकालो, फिर कैपा निकालो, फिर लैम्डा एम निकालो, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी निकालो। अब स्पेसिफिक कंडक्टिविटी जब निकलेगी हमारी एक्सपेरिमेंट से, तुम निकालोगे और उसकी मोलैरिटी तुमको दे रखी होगी जितनी भी एम है, तो तुम फॉर्मूला से ये तो डायरेक्ट ही निकाल लोगे, ठीक है, और ये भी निकाल लोगे। मोलैरिटी दे रखी है या नॉर्मेलिटी दे रखी है, एक दे दे दूसरा तो कर ही लोगे एन फैक्टर से, तो ये दोनों तो निकल ही जाएंगे, ठीक है। अब मेन है कंडक्टेंस कैसे निकले। अब कंडक्टेंस निकल गया तो तुम्हारा कैपा भी निकल आएगा, क्योंकि कैपा होता है GL/, है ना। सेल कांस्टेंट तो पता ही रहता है कि जिस ऑपरेटर्स को यूज कर रहे हो उसका सेल कांस्टेंट दिया होता है, उसका लेंथ और क्रॉस सेक्शन एरिया। तो मेन पर्पस तुम्हारा सारा फोकस लैब में क्या रहेगा कि कंडक्टेंस निकल आए किसी तरीके से। कंडक्टेंस आ गई, बाकी तीनों से काट लाएंगे। नो, कंडक्टेंस कैसे निकलती है? कंडक्टेंस इज 1/r होता है। फिर पर्पस किस पे शिफ्ट हो गया कि यार रेजिस्टेंस निकल आए, रेजिस्टेंस निकल आए सोल्यूशन की तो हम जी निकाल लेंगे, जी निकल आया तो आप कैपा निकाल लेंगे, कैपा निकल आया तो हम लैम्डा एम और लैम्डा इक्विवेलेंट निकाल लेंगे, दैट्स इट। तो कहानी सारी रेजिस्टेंस पे आके खत्म हो जाती है। अब तुमको पता है कि कोई सॉलिड कंडक्टर तुमको दिया है, कोई मेटल दे दें या कोई वायर तुमको दे दें, तो उसकी रेजिस्टेंस तुम व्हीटस्टोन ब्रिज से निकाल लेते हो। अब कैसे होता है ये, कोई केमिस्ट्री में पूछेगा नहीं है कि तुम सोचो कि ऐसे न्यूमेरिकल आएंगे। ये थियोरी में भी बहुत कम आता है, बट चलो है टॉपिक तो हम कर रहे हैं। ठीक है, ये स्विच लगा होता है। अब यहाँ पे क्या है, इसको मान लो मैंने R1 रख लिया, ये जो वेरिएबल रेजिस्टेंस होती है,
तुम लोग तो लैब में जा नहीं पा रहे ना, ये तो हम एक्सपेरिमेंट भी कराते हैं लैब में व्हीटस्टोन ब्रिज के साथ। ये R2 है, अननोन रेजिस्टेंस, ये वेरिएबल रेजिस्टेंस, ये अननोन रेजिस्टेंस जिसकी तुमने निकालनी है। मान लो उसने तुमको कोई कॉपर की वायर दे दी, उसकी रेजिस्टेंस निकालनी है, तो तुम इसमें सेट कर देते हो। ये होते हैं R3 और R4, ये ऑलरेडी नोन होते हैं। और ये वेरिएबल होती है, इसको तुम चेंज कर करके अलग अलग तरह की यहाँ पे रेजिस्टेंस फिट कर सकते हो। और ये बीच में गैल्वेनोमीटर होता है। इस तरीके से रेजिस्टेंस फिट करते हैं कि ये नल पॉइंट आ जाता है, मतलब इसमें डिफ्लेक्शन होनी बंद हो जाती है, उसको नल पॉइंट बोलते हैं। इसकी पता करनी है। ये ऑलरेडी लगे होते हैं ब्रिज में, व्हीटस्टोन ब्रिज में। सॉलिड कंडक्टर की बात कर रही हूँ मैं, बट हमारा एम तो बेसिकली इलेक्ट्रोलाइट की, जैसे NaCl का सॉल्यूशन है, इसकी रेजिस्टेंस चाहिए पापा को। क्यों? क्योंकि इसकी कंडक्टेंस चाहिए, तभी इसका सब कुछ निकलेगा। तो मैं तुमको सिखाऊंगी कि इलेक्ट्रोलाइट की कैसे निकालते हैं। पहले हम देख रहे हैं सॉलिड कंडक्टर की कैसे निकालते हैं। व्हीटस्टोन ब्रिज से निकल जाती है, उसमें क्या करते हैं यहाँ पे नल पॉइंट कब आएगा? बेटा नल पॉइंट होता है, उसमें डिफ्लेक्शन होनी बंद हो जाती है गैल्वेनोमीटर में ना, उसकी जो नीडल वगैरह कुछ होता होगा वो डिफ्लेक्ट नहीं होती, उसको नल पॉइंट बोलते हैं। ये वेरी कर करके ऐसे देखते हैं कि अब करंट पास हो रहा है, तो ये नल पॉइंट आ गया। नल पॉइंट पे ना एक इनका ये लगता है, R1/R2 = R3/R4। ये आप सारा फिजिक्स में पढ़ोगे, बस आपको इतना ही जानना है कि नल पॉइंट जब आ जाएगा तो आप ये लगा सकते हो। अब इनकी वैल्यू पता है, ये वेरिएबल की भी आपको पता है कि ये इतने ओम की रेजिस्टेंस हमने डाली थी, तब नल पॉइंट आ गया। अब ये पता है, ये पता है, ये पता है, R2 की रेजिस्टेंस तुमको चाहिए थी तो निकल आएगी। बहुत इजी होता है। कब है? नो डिफ्लेक्शन। अब ठीक है जी, सॉलिड कंडक्टर की तो फाइंड कर ली, बट उसने क्या किया, तुमको बीकर में NaCl का सॉल्यूशन डाल के दे दिया, इसकी निकालो व्हीटस्टोन ब्रिज से। कैसे करेंगे? क्या बड़ी दिक्कत है? दिक्कत क्या है, मेन दो प्रॉब्लम आती हैं जब तुमको इलेक्ट्रोलाइट के साथ डील करना पड़े। दो प्रॉब्लम आती हैं कि एक तो जो डायरेक्ट करंट पास करते हैं ना, उसकी सुनना ध्यान से पहले मेरी बात। जब डायरेक्ट करंट पास करते हैं, मान लो ये तुमने किसी तरीके से यहाँ पे फिट कर दिया, ये अननोन था ना, अब सॉलिड कंडक्टर तो है नहीं, इसकी ना चाहिए। तो जब तुम इलेक्ट्रोलाइट की पता करने की कोशिश करते हो, देयर आर मेन 2 प्रॉब्लम्स। कौन कौन से प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम नंबर 1, जब डायरेक्ट करंट किसी भी इलेक्ट्रोलाइट से पास होता है तो उसका इलेक्ट्रोलाइसिस हो जाता है। अब ये इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होता है, ये टॉपिक आएगा आगे, बट इतना तो अभी तक तुमको पता ही होगा कि जैसे इसमें इलेक्ट्रोड्स हैं, सोडियम आयंस कैथोड पे जाके सोडियम न्यूट्रल में बन जाएंगे, और क्लोराइड आयंस, या इसमें वाटर भी है तो उसके अकॉर्डिंग होता है कि H+ भी जा सकते हैं, OH नेगेटिव भी, वो सारा मैं कराऊंगी। सॉरी, इलेक्ट्रोलाइसिस हो जाता है। इलेक्ट्रोलाइसिस से क्या होगा, आयंस की कंसंट्रेशन बदलने लगती है। क्या बता रही हूँ मैं कि यहाँ पे तुमने NaCl फिट करना है। अब डायरेक्ट करंट हम यूज कर रहे हैं, तो डायरेक्ट करंट जब भी किसी इलेक्ट्रोलाइट में जाता है ना, उसका इलेक्ट्रोलाइसिस हो जाता है। इलेक्ट्रोलाइसिस हो गया, फिर क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम ये है कंसंट्रेशन ऑफ आयन चेंज्ड। इसमें आयन की कंसंट्रेशन बदलने लगती है इलेक्ट्रोलाइसिस से। आयन की कंसंट्रेशन ही बदल गई तो हमारी तो कहानी खत्म हो जाएगी, खराब हो जाएगी। आयन कम ज़्यादा होने लग गए तो उसकी कंडक्टेंस भी कम ज़्यादा होने लग जाएगी। हम चाहते हैं हमने जितनी मोलैरिटी का लिया था उसी की हमको सारा कुछ निकालना था, तो कंसंट्रेशन बदल गई तो प्रॉब्लम। इसका सॉल्यूशन होता है, हम AC करंट पास कर लेते हैं, ऑल्टरनेटिंग करंट। ऑल्टरनेटिंग करंट पास करने से इलेक्ट्रोलाइसिस हो नहीं पाता। क्यों नहीं हो पाता इलेक्ट्रोलाइसिस ऑल्टरनेटिंग करंट से? क्योंकि वो फिक्स ही नहीं रहता कि एक कैथोड है एक एनोड है। मतलब जैसे एक टर्मिनल को तुमने कैथोड बनाया, नेगेटिव के साथ कनेक्ट किया, एक को पॉजिटिव के साथ। डायरेक्ट करंट पास कर रहे हो तो हमेशा यही नेगेटिव रहेगा, यही पॉजिटिव रहेगा, इलेक्ट्रोलिसिस हो जाता है। बट इफ़ यू आर पासिंग ऑल्टरनेटिंग करंट, तो एक बार ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, फिर ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव, ऑल्टरनेट होता जा रहा है। तो आयंस को कन्फ्यूजन हो जाती है, उनको पता ही नहीं चलता किधर कहाँ जाना है, तो इलेक्ट्रोलाइसिस नहीं होता।
तो पहली प्रॉब्लम को सॉल्यूशन निकालना तो आसान है। हम चाहते थे कि इलेक्ट्रोलिसिस ना हो ताकि हमारे इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन चेंज ना हो। उसका तो हमने सॉल्यूशन निकाल लिया कि डीसी की बजाय एसी करंट पास कर दो, सॉल्यूशन का इलेक्ट्रोलिसिस नहीं होगा और उसकी कंसंट्रेशन चेंज नहीं होगी, तुम्हारी वैल्यूज ठीक आएंगी। ठीक है। दूसरी प्रॉब्लम व्हीटस्टोन ब्रिज में क्या आती है कि सॉलिड जैसे कंडक्टर था, कॉपर की वायर मैंने तुमको दे दी थी, उसको तो तुम यहाँ पे फिट कर लोगे, बट इसको कैसे फिट किया जाए? सॉल्यूशन है, लिक्विड सॉल्यूशन है, उसको कैसे फिट करें? तो उसके लिए ना स्पेशली डिजाइंड सेल बनाए जाते हैं, उसको कंडक्टिविटी सेल बोलते हैं। कंडक्टिविटी सेल स्पेशली डिजाइंड ऑपरेटर्स होते हैं जिनको तुम यहाँ पे फिट कर पाते हो। उसमें ऐसे 2 रॉड्स लगी होती हैं प्लैटिनम की, प्लैटिनम ब्लैक यहाँ पे होता है, और बीच में तुम जिस भी सॉल्यूशन की तुमको सारा कुछ चाहिए, रेजिस्टेंस चाहिए, वो तुम यहाँ पे फिट करके इसको यहाँ पे जोड़ देते हो। तो उन ऑपरेटर्स का नाम होता है कंडक्टिविटी सेल। तो दोनों प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। दोनों प्रॉब्लम सॉल्व होने से हमारे लिए इसी ऑपरेटर्स को यूज करके किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की रेजिस्टेंस को मेजर हम लोग कर पाते हैं। अब रेजिस्टेंस आ गई तो फिर क्या होगा, तो कंडक्टेंस आ जाएगी रिवर्स करके, कंडक्टेंस आ गई तो कैपा आ जाएगा। सेल कांस्टेंट तो पता ही है, क्या यूज कर रहे हो, कंडक्टिविटी सेल, वहां पे लिखा रहता है कि उसका L/A इतना। ये आ गई कैपा, कैपा आ गया तो लैम्डा एम निकाल लोगे, मोलैरिटी तो दे ही रखी होती है, मोलैरिटी दी है, नॉर्मेलिटी निकाल लोगे, लैम्डा इक्विवेलेंट आ गया। तो इस तरीके से लैब में प्रैक्टिकली मेजरमेंट्स की जाती हैं किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की सारे पैरामीटर्स की। इज द टॉपिक क्लियर टू ऑल? तो रेजिस्टेंस को ऐड करके निकालते हैं कि R3 R4 सीरीज में लगे हैं, फिर R1 R2 सीरीज में लगे हैं, फिर दोनों पैरेलल में लगे हैं। ये फार्मूला उसी से बनता है जो तुम पूछ रहे हो ना, जैसे यहाँ पे करंट पास हुआ, फिर वो डिवाइड हो जाता है, फिर वो आगे कर कुर के, उसी से ये फार्मूला तभी हम यूज कर पाते हैं ये। बिल्कुल। तो नेट रेजिस्टेंस वैसे ही निकाल लेंगे ना, इनको ऐड कर देंगे R3 R4 को, फिर R1 नेट रेजिस्टेंस तो बस ये आ जाएगी ना, सॉरी R2 जो अननोन तुमने यहाँ पे रखी है, चाहे वो सॉलिड है चाहे वो तुमने उसकी जगह इलेक्ट्रोलाइट डाल दिया, जो भी R2 की वैल्यू होगी दैट विल बी योर रेजिस्टेंस ऑफ योर इलेक्ट्रोलाइट। तो मैम ऐसे तो मतलब करंट तो चारों तरफ से जा रहा है, चारों उस पे जा रहा है, रेजिस्टेंस के थ्रू जा रहा है, बिल्कुल। तो फिर चारों का नेट नहीं निकालना हमने? नहीं, उसी से ये फॉर्मूला तभी लगा पाते हो ना जब ये डिफ्लेक्शन नहीं होती। वो तो है मैम, बट ऐसे नेट तो ऐसे निकलेगी ना, R3 R4 को ऐड कर दिया सीरीज में लगे हैं, फिर R1 R2 को ऐड कर दिया सीरीज में लगे हैं। नहीं, उसका कुछ जरूरत नहीं, ये फॉर्मूले से निकल जाती है। अब फॉर्मूला बना कैसे है ये तुम डेरिवेशन करोगे अपने उस टॉपिक में, फिजिक्स में आएगा, इसका कुछ तुमको यहाँ पे जरूरत नहीं है। और इसका कुछ न्यूमेरिकल भी नहीं पूछेंगे, बस तुमको ये पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन लगाते टाइम क्या क्या दिक्कतें आती हैं और उनको कैसे रिमूव किया जाता है। दैट्स इट। ओके मैम। एनी अदर डाउट? तो ये लिखना है बेटा टॉपिक, ठीक है, मैं इसके नोट्स भेज दूंगी तुमको। तो बाकी फिर शाम को मिलते हैं 7 बजे, तब तक के लिए अपनी पढ़ाई करो। ओके, बाय बाय।